स्वागत है आप सभी का पीएल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, अपन जीव विज्ञान पढ़ रहे थे रीट एग्जाम के लिए, और जिसमें आज अपन जीव विज्ञान के अंदर एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, भोजन के प्रमुख अवयव और इनकी कमी से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। तो इस टॉपिक को अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए ये टॉपिक आपके रीट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इससे संबंधित आपके रीट एग्जाम के अंदर 2 प्रश्न पूछे जाने तय है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है रीट एग्जाम के लिए, तो इसको शुरू से अंत तक जरूर देखना। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इससे संबंधित 3 वीडियो बनेंगे जिसमें ये आपको टॉपिक कंप्लीट तरीके से समझ में आ जाएगा, और आपके आने वाले एग्जाम के अंदर इस वीडियोस के बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब अपन ज़्यादा समय नहीं लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए भोजन के प्रमुख अवयव। तो इसमें सबसे पहले अपन समझते हैं कि भोजन क्या होता है, इसका हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है, ये कौन कौन से कार्य करता है। तो देखिए भोजन हमारे शरीर के वृद्धि, विकास और निर्माण में सहायता करता है। देखिए भोजन के अंदर विभिन्न प्रकार के अवयव होते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण, खाद्य रेशे, ये विभिन्न प्रकार के भोजन के अवयव होते हैं। ये सभी भोजन के अवयव हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, विकास के लिए और निर्माण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो इस प्रकार भोजन हमारे शरीर के वृद्धि, विकास और निर्माण में क्या करता है, सहायक होता है। दूसरी बात याद रखना है कि भोजन हमारे शरीर को कार्य क्षमता प्रदान करता है। देखिए हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हमारा शरीर जो है ऊर्जा वो भोजन से प्राप्त करता है। इस प्रकार भोजन हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है, कार्य क्षमता प्रदान करता है। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि भोजन हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए हमारे शरीर के अंदर मान लीजिए कि कोई भी सूक्ष्म जीव चला जाता है और वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, रोग उत्पन्न करता है, तो हमारा शरीर उस सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी तैयार करता है, और एंटीबॉडी तैयार करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और यह प्रोटीन जो होता है वो हमारा शरीर भोजन से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हमारा शरीर के अंदर जो है भोजन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही इसके अंदर विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ये सारे के सारे कार्य जो है आपको भोजन के बारे में याद रखने हैं। अब अपन समझते हैं कि भोजन के अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं। देखिए जब अपन भोजन करते हैं तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण और खाद्य रेशे, इतने सारे पोषक तत्व जो है वो भोजन के अंदर उपस्थित रहते हैं। इतने सारे भोजन के अवयव जो होते हैं वो भोजन के अंदर उपस्थित रहते हैं। अब देखिए इन भोजन के अवयवों को जो है कार्य के आधार पर 3 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है, जो आपके रीट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टेबल है, इसको आप जरूर याद रखना। देखिए कार्य के आधार पर भोजन के अवयव। देखिए कार्य के आधार पर भोजन के अवयवों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहली कैटेगरी है शरीर की वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाले अवयव। दूसरी कैटेगरी है शरीर का निर्माण करने वाले भोजन के अवयव, और तीसरी कैटेगरी है सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव। तो अब देखिए इन तीनों के अंदर कौन कौन से भोजन के अवयव आते हैं, ये आपको विशेष तौर पर याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से अपने प्रश्न बन सकता है कि ऐसे कौन से भोजन के अवयव जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऐसे कौन से अवयव है जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, और ऐसे कौन से अवयव जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों कैटेगरी के अंदर कौन कौन से अवयव आते हैं, ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अब देखिए इनको अपन इस प्रकार देखते हैं कि देखिए शरीर की वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से अवयव हैं। देखिए 3 अवयव हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा प्रोटीन है, तीसरी होती है वसा। इस प्रकार देखिए वसा से हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है इन तीनों में से भी। फिर इसके पश्चात प्रोटीन से मिलती है, फिर इसके पश्चात जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसको अपन आगे डिटेल से भी ऊपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले ये 3 अवयव हैं, और इन तीनों को आपको याद रखना है। दूसरी बात, हमारे शरीर का निर्माण करने वाले भोजन के अवयव कौन कौन से हैं। तो देखिए हमारे शरीर का निर्माण करने वाले भोजन के अवयव जो है वो पहला है प्रोटीन, दूसरा है खनिज लवण और तीसरा है जल। ये 3 भोजन के अवयव ऐसे हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, यानी हमारे शरीर का ढांचा तैयार करते हैं। क्लियर बात। अब देखिए यहाँ से ये अवयवों ने हमारे शरीर का निर्माण कर दिया, इन अवयवों से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो अब हमारे शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, तो कुछ भोजन के अवयव ऐसे हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। देखिए सुरक्षा प्रदान करने वाले, देखिए सुरक्षा प्रदान करने वाले 4 अवयव है। पहला है विटामिन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है खनिज लवण और चौथा है जल। ये 4 अवयव ऐसे हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ते हैं ये अवयव, और हमारे शरीर को जो है स्वस्थ बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये टेबल आपको याद होनी चाहिए कि कार्य के आधार पर भोजन के अवयवों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है, और तीनों के अंदर यानी पहला कैटेगरी है ऊर्जा प्रदान करने वाली, दूसरी है हमारे शरीर का निर्माण करने वाली, और तीसरी कैटेगरी है सुरक्षा प्रदान करने वाली। तो इन तीनों कैटेगरी के अंदर कौन कौन से अवयव आते हैं, ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया बात ये।
अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो विटामिन्स होते हैं और जो जल होते हैं, इनसे हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, इनसे 0 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को, यानी कोई भी ऊर्जा हमारे शरीर को नहीं मिलती है। देखिए भोजन के अवयवों में से सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से मिलकर बना होता है, ये हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से कार्य करता है, इसके बारे में अपन डिटेल से समझते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें एक तो कार्बन है और एक इसमें हाइड्रेट है। हाइड्रेट का मतलब होता है जल। तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन और हाइड्रेट यानी जल से मिलकर बना एक यौगिक होता है। तो समझ में आ गया। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट कार्बन से मिलकर बना हुआ एक यौगिक होता है, इसी कारण एक प्रकार का ये कार्बनिक यौगिक होता है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। और इन तत्वों का जो इन कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है, यानी हाइड्रोजन इसके अंदर 2 अनुपात के अंदर उपस्थित रहता है और कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो 1:1 अनुपात में उपस्थित रहते हैं। जैसे ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें कार्बन 6 होते हैं, H12O6। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन है वो 2 अनुपात में उपस्थित है, जबकि ऑक्सीजन और कार्बन जो है वो 1:1 अनुपात में उपस्थित है। तो इसके माध्यम से आप इस अनुपात को याद रख सकते हो। समझ में आ गया। तो ये 3 बातें आपको याद रखने की। कार्बोहाइड्रेट जो है एक कार्बन का हाइड्रेट होता है, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना होता है, जिनका अनुपात 1:2:1 होता है। तो अब अपन समझते हैं कि ये जो भोजन के अवयव है इनकी ऊर्जा की मात्रा का क्रम क्या होता है। तो ये क्रम आपको विशेष तौर पर याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ऊर्जा की मात्रा का क्रम यानी सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो वसा के अंदर होती है, फिर इसके पश्चात प्रोटीन के अंदर होती है और इसके पश्चात ऊर्जा जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर होती है। इस प्रकार वसा के अंदर सबसे ज़्यादा ऊर्जा होने के कारण सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर को वसा प्रदान करती है और सबसे कम ऊर्जा जो होता है वो हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। तो ये क्रम आपको याद रखना है कि ऊर्जा की मात्रा का क्रम क्या होता है। सबसे ज़्यादा वसा के अंदर होती है, फिर प्रोटीन के अंदर, फिर कार्बोहाइड्रेट के अंदर होती है। अब देखिए एक क्रम और है कि ऑक्सीकरण क्रम, यानी ये जो भोजन के अवयव है ना इनका पाचन का क्रम क्या होता है। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है पाचन। तो यानी सबसे पहले पाचन किसका होता है और जब इन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो इनसे क्या मिलती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा प्रदान करने का क्रम क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करने का जो क्रम होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले ऑक्सीकरण होता है और सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो सबसे पहले हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। और जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर खत्म हो जाता है तो फिर इसके पश्चात वसा का ऑक्सीकरण होने से वसा ऊर्जा प्रदान करने लग जाती है। और जब वसा भी खत्म हो जाती है तो इसके पश्चात फिर ये हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन होता है इसका ऑक्सीकरण होता है और फिर ये ऊर्जा प्रदान करने लगता है। तो इस प्रकार ये ऑक्सीकरण क्रम पूछे या फिर कह सकते हैं कि ऊर्जा प्रदान करने का जो क्रम पूछे तो वो आपको ये क्रम याद रखना है कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, फिर वसा और फिर प्रोटीन प्रदान करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना ये हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले ऑक्सीकृत होकर तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो यही कारण होता है कि जो एथलीट दौड़ होती है इसके अंदर जो खिलाड़ी होते हैं वो दौड़ प्रारंभ होने से पहले कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज का सेवन करते हैं ताकि उनके शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान हो जाए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होता है इसका सबसे पहले ऑक्सीकरण होकर सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। इसी कारण जो है एथलीट दौड़ के जो खिलाड़ी होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का सेवन करता है कि उनके शरीर को जो है ऊर्जा की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो उनके शरीर को तुरंत ऊर्जा वो मिल जाए उस कार्बोहाइड्रेट से। तो यह बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये क्रम आपको याद रखने, दोनों ऊर्जा की मात्रा का और ऑक्सीकरण का क्रम समझ में आ गया। अब देखिए 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना इससे हमारे शरीर को है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। समझ में आ गया। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये आपको याद रखना है। अब अपन समझते हैं, देखिए कि कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों के अंदर बांटा गया है, यानी इसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। पहला इसका प्रकार होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा इसका प्रकार होता है डाइसैकेराइड और तीसरा इसका प्रकार होता है पॉलीसैकेराइड। अब देखिए ये जो वर्गीकरण किया गया है ना कार्बोहाइड्रेट का, ये एकलक इकाइयों के आधार पर किया गया है कि कोई कार्बोहाइड्रेट कितनी एकलक इकाइयों से मिलकर बना है। तो मोनोसैकेराइड जो होता है वो एक एकलक इकाई से मिलकर बना कार्बोहाइड्रेट होता है। डाइसैकेराइड जो होता है वो 2 एकलक इकाई से मिलकर बना कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो पॉलीसैकेराइड होता है वो 2 या 2 से अधिक एकलक इकाइयों से मिलकर बना कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अब अपन इन तीनों को एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं विद एग्जाम्पल के माध्यम से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन, देखिए मोनोसैकेराइड के बारे में। तो मोनोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो एक एकलक इकाई से मिलकर बने होते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से उदाहरण आपको याद रखने, जिसकी मैंने एक सामान्य ट्रिक बना रखी है GFG। ठीक है, ये GFG इसको अगर आप याद रखोगे तो आपको इसके उदाहरण आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप और अदर तरीके से भी याद रख सकते हो, मैंने इस तरीके से याद रख रखा है इनको। ठीक है, जिसमें आपको G से याद रखना है ग्लूकोज,
एफ से आपको याद रखना है फ्रक्टोज और स्मॉल जी से आपको याद रखना है गैलेक्टोज। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के बारे में वो अपन समझते हैं। देखिए जो ग्लूकोज होता है ना, इसको ग्रेप शुगर या ब्लड शर्करा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है अंगूर के अंदर, और इसी कारण इसको जो है ग्रेप शुगर के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये अंगूर के अंदर पाया जाता है। और देखिए जो हमारा रक्त होता है, यानी हमारा जो ब्लड होता है, इसके अंदर जो शर्करा होती है वो ग्लूकोज ही होती है। समझ में आया, इसी कारण इसको ब्लड शर्करा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार ये ग्लूकोज के बारे में दो बातें याद रखनी कि इसको ग्रेप शुगर या ब्लड शर्करा के नाम से भी इसको जानते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए फ्रक्टोज के बारे में भी आपको कुछ बातें याद रखनी है। देखिए फ्रक्टोज जो होता है ये जितने भी फल फ्रूट होते हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसी कारण इसको फ्रूट शर्करा या फल शर्करा के नाम से भी जानते हैं फ्रक्टोज को। और देखिए ये प्राकृतिक शर्कराएं होती है, उसमें सबसे मीठी जो शर्करा होती है वो फ्रक्टोज होती है। तो प्राकृतिक शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन होती है, तो फ्रुक्टोज होती है। इसी प्रकार देखिए कृत्रिम शर्करा भी होती है। एक शर्करा दो प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक शर्करा, एक होती है कृत्रिम शर्करा। प्राकृतिक शर्करा से तात्पर्य होता है कि जो प्रकृति से प्राप्त होती है हमारे को पेड़ पौधों से, और जो कृत्रिम शर्कराएं होती है वो क्या होती है कि बनाई जाती है रासायनिक पदार्थों से। समझ में आ गया। तो प्राकृतिक शर्करा में सबसे मीठी जो शर्कराएं होती है वो फ्रक्टोज होती है, और जो शहद होता है उसके अंदर भी फ्रक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है। तो इस प्रकार फ्रक्टोज के बारे में आपको तीन बातें याद रखनी कि इसको फ्रूट शर्करा के नाम से जानते हैं, ये सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, और ये शहद के अंदर भी पाई जाती है। अब देखिए गैलेक्टोज के बारे में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। गैलेक्टोज, देखिए जो गैलेक्टोज होता है ना, इसकी सबसे अधिक सांद्रता हमारे मस्तिष्क में होती है, हमारे ब्रेन के अंदर होती है, इसी कारण इसको ब्रेन शर्करा के नाम से जानते हैं। और देखिए गैलेक्टोज एकमात्र ऐसी शर्करा है, यानी एकमात्र ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हमेशा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसी कारण इसको संयुक्त शर्करा के नाम से जानते हैं। तो संयुक्त शर्करा किसे कहते हैं, ये गैलेक्टोज को कहते हैं। ब्रेन शर्करा किसे कहते हैं, तो ये गैलेक्टोज को कहते हैं। तो ये दो बातें गैलेक्टोज के बारे में आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार ये मोनोसैकेराइड के आपको तीन उदाहरण आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, जिसमें फ्रक्टोज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह पर बनती है कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है, और गैलेक्टोज के बारे में आपको याद रखना है कि यह एक संयुक्त शर्करा है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं। देखिए डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड से तात्पर्य होता है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो दो एकलिक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं वो डाइसेकेराइड कहलाते हैं। अब इनको भी आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो, MLS। ठीक है, इतना से याद रखे होंगे तो आपको इसके अंदर कितने एग्जाम्पल है वो सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, M का मतलब याद रखना आपको माल्टोज, L का मतलब याद रखना आपको लैक्टोज, और S का मतलब याद रखना आपको सुक्रोज। ठीक है, अब देखिए जो माल्टोज होता है इसको माल्ट शर्करा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो पाया जाता है वो गन्ने के अंदर पाया जाता है, और गन्ने को माल्ट कहते हैं, तो इस कारण इसको माल्ट शर्करा के नाम से भी जानते हैं। लैक्टोज जो होता है देखिए दूध के अंदर पाया जाता है लैक्टोज जो होता है। ठीक है, इसी कारण इसको दुग्ध शर्करा के नाम से जानते हैं। और जो सुक्रोज जो होता है ये घरों के अंदर जो शक्कर होती है रसोई के अंदर, उसके अंदर पाया जाता है सुक्रोज। ठीक है, तो इसी कारण इसको शक्कर शर्करा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार ये डाइसेकेराइड के अंदर ये तीन एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। पहला हो जाएगा माल्टोज जिसको माल्ट शर्करा के नाम से जानते हैं, और लैक्टोज जिसको दुग्ध शर्करा के नाम से जानते हैं, और सुक्रोज जिसको शक्कर शर्करा के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो माल्टोज जो होता है ये दो एकलिक इकाइयों से मिलकर बना होता है, यानी ग्लूकोज की ये दो एकलिक इकाइयों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी इसका जब अपन जल विघटन करते हैं ना तो ये ग्लूकोज की दो इकाइयों के अंदर विघटित हो जाता है। इसी प्रकार लैक्टोज जो होता है ये भी दो एकलिक इकाइयों से मिलकर बना होता है, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा हो जाएगा गैलेक्टोज। ठीक है, इसी प्रकार सुक्रोज जो होता है ये भी दो एकलिक इकाइयों से मिलकर बना होता है, इसमें एक होती है ग्लूकोज और दूसरी होती है फ्रक्टोज। तो इस प्रकार ये दोनों तीनों जो है वो दो एकलिक इकाइयों से मिलकर बने होने के कारण ये डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन पढ़ते हैं देखिए पॉलीसेकेराइड के बारे में। देखिए पॉलीसेकेराइड की विशेषता यह है कि होती है कि ये जो पॉलीसेकेराइड वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये स्वादहीन होते हैं, यानी इनमें किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं होता है। दूसरी बात याद रखनी है कि ये जो होते हैं पॉलीसेकेराइड वो जल में अविलय होते हैं, यानी ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं। चूंकि ये स्वादहीन होते हैं इसी कारण इनको शर्करा की श्रेणी के अंदर नहीं रखा जाता है। चूंकि शर्करा तो मीठी होती है और इनके अंदर तो कोई स्वाद नहीं होता, इसी कारण ये शर्करा नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये। अब देखिए पॉलीसेकेराइड के अंदर आपको तीन उदाहरण याद रखने, एक सेलुलोज, दूसरा ग्लाइकोजन और तीसरा है स्टार्च या मंड। इसको अपन समझते हैं। देखिए सेलुलोज के बारे में आपको कुछ बातें याद रखने की, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो कौन होता है, सेलुलोज होता है। दूसरी बात याद रखने की पादपों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और तीसरी बात याद रखने के रेयन रेशों के निर्माण में, यानी रेयन के जो रेशे बनते हैं उसके निर्माण में सेलुलोज का
उपयोग किया जाता है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है सेलुलोज के बारे में। इसी प्रकार आपको ग्लाइकोजन के बारे में भी कुछ बातें याद रखनी है। देखिए जो जंतु कोशिकाएं होती है उसके अंदर भोजन जो संग्रहित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। तो इस प्रकार ग्लाइकोजन क्या होता है, ये जंतु कोशिका में संग्रहित भोजन होता है। और देखिए जो कवक होती है, जो फंगस होती है, उसके अंदर भी भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। तो ठीक है, तो ग्लाइकोजन क्या होता है, ये जंतु कोशिका में संग्रहित भोजन को अपन ग्लाइकोजन के नाम से जानते हैं। अब देखिए ग्लाइकोजन जो होता है ये आयोडीन के साथ में लाल कलर देता है। तो इस प्रकार ये ग्लाइकोजन परीक्षण होता है। तो ग्लाइकोजन परीक्षण में क्या करते हैं कि जो भी मान लीजिए कि कोई भी जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका के ऊपर क्या करते हैं कि आयोडीन की बूंदें डाली जाती हैं, तो वो आयोडीन से क्रिया करके ग्लाइकोजन क्या कर देता है, लाल कलर देता है। इस आधार पर अपन पता लगाते हैं कि वो जो कोशिका है वो एक जंतु कोशिका है। तो यानी जंतु कोशिका को टेस्ट करने का ये एक परीक्षण है ग्लाइकोजन परीक्षण, जो क्या करता है कि आयोडीन के साथ क्रिया करके लाल कलर देता है, लाल रंग देता है। समझ में आ गया। इसी प्रकार देखिए जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर जो भोजन संग्रहित रहता है ना वो स्टार्च या मंड के रूप में रहता है। तो पादप कोशिकाओं में संग्रहित भोजन को क्या कहते हैं, स्टार्च या मंड के रूप में, इसको स्टार्च या मंड कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए जो स्टार्च होता है ये आयोडीन के साथ में ब्लू रंग देता है, यानी नीले रंग देता है, नीला। समझ में आ गया। तो नीला रंग आ जाता है जब अपन क्या करते हैं कि स्टार्च की क्रिया आयोडीन से कराते हैं, तो इससे क्या मिलता है अपन को, नीला रंग मिलता है। तो इस आधार पर अपन कहते हैं जो कोशिका है वो एक पादप कोशिका है, क्योंकि पादप कोशिका के अंदर जो भोजन संग्रहित रहता है वो स्टार्च या मंड के रूप में रहता है। और जब पादप कोशिका के ऊपर आयोडीन की बूंदें डाली जाती है तो वो कौन सा रंग देता है, नीला रंग देता है। इस आधार पर अपन पता करते हैं कि वो जो कोशिका है वो एक पादप कोशिका है। तो इस प्रकार ग्लाइकोजन परीक्षण और स्टार्च परीक्षण, इन दोनों के माध्यम से अपन जो है पादप और जंतु कोशिका का पता लगाते हैं कि कौन सी कोशिका पादप कोशिका है और कौन सी कोशिका जो है वो जंतु कोशिका है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पॉलीसेकेराइड के अंदर ये तीनों के तीनों एग्जांपल, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च या मंड। अब अपन समझते हैं देखिए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कि कार्बोहाइड्रेट किन किन के अंदर पाया जाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट के 2 स्रोत होते हैं, एक होते हैं स्टार्च युक्त और दूसरा होता है शर्करा युक्त। समझ में आ गया। देखिए स्टार्च युक्त जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं उसके अंदर आते हैं आलू, अरवी, रोटी, केला, ये सारे के सारे जो है ये स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। और शर्करा युक्त जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं उसमें आते हैं शक्कर, गुड़, खजूर, मुनक्का, ये जो है शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, ये आपकी आरबीएससी और एनसीईआरटी के उदाहरण है। समझ में आ गया। अब अपन समझते हैं कि देखिए हमारे शरीर के अंदर जो भोजन संग्रहित रहता है ना, यानी कार्बोहाइड्रेट जो संग्रहित रहता है वो जो है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। और जब अपन श्वसन क्रिया करते हैं तो इस समय क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का विघटन होता है। तो ये ग्लाइकोजन क्या होता है कि ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित हो जाता है। और ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित होकर क्या करता है कि इसका ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यह ग्लूकोज क्या करता है कि एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। और यह ऊर्जा हमारे शरीर को जो है कार्य करने के लिए उपयोग में ली जाती है, इस एटीपी के रूप में ऊर्जा को। तो समझ में आ गया। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। और यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जो पादप कोशिकाएं होती है उसके अंदर स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है, जैसा कि अपन ऊपर पढ़ लिया है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से कार्य हैं इसको अपन समझते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट के कार्य, देखिए कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को एक तो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, जैसा कि अपन ने ऊपर देख लिया कि तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। दूसरी बात याद रखनी कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। देखिए हमारे शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने के लिए, जैसे कि हमारे शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये तापमान जो होता है वो एक समान बनाए रखने का काम कौन करता है, ये कार्बोहाइड्रेट करता है। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक अंग, ऊतक और कोशिका की कार्य क्षमता को बनाए रखता है। देखिए प्रत्येक कोशिका होती है, कोशिका मिलकर ऊतक बनाती है और ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। तो इनकी कार्य क्षमता को बनाए रखने का काम कौन करता है, वो कार्बोहाइड्रेट करता है। तो यहाँ पर अपन ने कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ